नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। हम जब भी आते हैं तो कोई बड़ी खबर होती है और कोई अहम खबर होती है जिस पर चर्चा करते हैं। जी हां, आज भी हम बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने वाले हैं और ये खबर जम्मू कश्मीर से है। जी हां, आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ये जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आज ये मिले, मुलाकात की आर्टिकल 370 को लेकर। जैसा कि शुरुआत में आपने देखा कि सरकार के इस फैसले का पुरजोर तरीके से नेताओं ने विरोध किया था और ये विरोध का सिलसिला रुका नहीं था, क्योंकि उसके बाद ज्यादा विरोध ना बढ़े, इन तीनों नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। और हाल ही में महबूबा मुफ्ती आजाद हुई हैं, उनको रिहा किया गया। जिस तरीके से वो नजरबंद थी, पहले भी कोशिशें हुई, लेकिन जैसे ही वो आजाद हुई, रिहा हुई, उसके बाद से जो जम्मू कश्मीर की सियासत है वो अचानक से गर्मा गई है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हो गई हैं, उन्होंने बैठक की है और 370 का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। अब आज हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजनीति को रमन बहुत अच्छे से समझते हैं, बारीकी से जानते हैं। तो इस मीटिंग का मकसद क्या है, जिस तरीके से ये नेता एकत्रित हुए हैं, जम्मू कश्मीर के बड़े चेहरे हैं, तो मीटिंग का एजेंडा क्या है। अब क्योंकि 370 जो है रिमूव हो चुका है जम्मू कश्मीर से, संसद से प्रस्ताव पास हो चुका है, तो फिर इस मीटिंग के मायने क्या रह जाते हैं, मकसद क्या रह जाता है, यही आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रमन, पहला सवाल तो यही है कि ये तीनों नेता मिले आपस में, फिर से वो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और माहौल खराब ना हो इसीलिए उनको नजरबंद भी किया गया था। लेकिन जैसे ही महबूबा मुफ्ती बाहर आई, फिर से एकत्रित हुए, बैठक हुई है, 370 का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। तो संसद से जब प्रस्ताव पास हो चुका है, अब भारत का ये जैसे अन्य राज्य हैं वैसा ही एक हिस्सा जम्मू कश्मीर हो चुका है, तो अब इस विरोध का, इस मीटिंग का क्या मकसद रह जाता है, क्या मायने हैं? देखिए, जब केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया था धारा 370 को हटाने का जम्मू कश्मीर से जी, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती को भनक लग चुकी थी, जानकारी मिल चुकी थी कि केंद्र सरकार ऐसा फैसला लेने जा रही है। और इसीलिए फैसला लेने से एक दिन पहले 4 अगस्त 2019 को ये जो लगातार कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला के घर पे ही बैठक उस वक्त भी हुई थी और आज भी बैठक हुई फारूक अब्दुल्ला के घर पे, जो कि गुपकार एक जगह है जी, वहां पे फारूक अब्दुल्ला का घर है। और उस वक्त ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि धारा 370 जम्मू कश्मीर के लिए जरूरी है और इसीलिए उसे गुपकार समझौते के नाम से जाना जाता है। और उसी गुपकार समझौते पर फिर से आज राजनीतिक दल इकट्ठा हुए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनकी विचारधारा या कहें कि महबूबा मुफ्ती के बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद से काफी ज्यादा मतभेद बढ़ गया था इन लोगों के बीच में। लेकिन अचानक जब धारा 370 हटाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया, उसके बाद से सभी राजनीतिक दल जो कि विरोधी थे, बीजेपी के विरोधी थे, वो एक मंच पर इकट्ठा हुए। और हमने देखा कि जैसे ही महबूबा मुफ्ती नजरबंद से हटकर वापस अपने घर पे आई, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला उनसे मिलने गए और ठीक आज आपने देखा कि एक बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई है। यानी कि धारा 370 को लेकर जो फैसला संसद से पास हो चुका है, उस फैसले को फिर से बहाल करने की मांग, जो कि अब वाजिब के साथ साथ लगता नहीं है कि नामुमकिन लग रहा है। केंद्र सरकार का जो फैसला है, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है केंद्र में, बीजेपी लंबे समय से ये कहती रही है कि धारा 370 वहां पर नहीं रहना चाहिए, जम्मू कश्मीर में नहीं रहना चाहिए। और बीजेपी की सरकार ने ये फैसला लेकर दिखा दिया कि हम उस वक्त भी सही थे और आज भी सही थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, एक आप कह सकते हैं कि आवाम का दबाव, जो जम्मू कश्मीर का उनका वोटर है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से हो सकता है कि उनके ऊपर दबाव हो। दूसरी तरफ कि जो अलगाववादी संगठन हैं, जिनकी भूमिका काफी कम होती जा रही है, सुरक्षा बल लगातार उनको जवाब दे रहे हैं। ऐसे में जो बयान कुछ दिनों पहले फारूक अब्दुल्ला का आया था कि अगर चीन की जरूरत पड़ी, चीन के जरूरत से धारा 370 लागू कराना चाहिए, यानी कि कुछ भी क्या कर सकते हैं, कुछ भी फैसला ले सकते हैं। क्या पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर देंगे, क्या चीन
के आगे अपनी मांग रखेंगे। इस ऐसे में आज देखना सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज की बैठक के बाद जो प्रस्ताव पारित होता है वो प्रस्ताव क्या पारित होता है। लेकिन रमन, इसी के साथ मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला बोलने के लिए जाने जाते हैं, वो कब कौन सा कैसा बयान दे दें समझ से परे है, क्योंकि वो रहते हैं भारत की जमीन पर और बात करते हैं चाइना की, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा ठीक नहीं है और इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध भी हुआ है उनके हर बयान का जिस तरीके से होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बीजेपी बोलती रही कि जब आर्टिकल 370 वहां पर लागू था, विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया, उस दौरान विकास के एजेंडे पर बीजेपी आगे बढ़ी, इसीलिए बड़ा कदम उठाया गया। तो जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है आज? शिक्षा चाहती है, रोजगार चाहती है, जम्मू कश्मीर का विकास लोग चाहते हैं, या फिर जो इस तरीके से अब ये बड़े नेता मिल रहे हैं और एक एजेंडा सेट करके आगे बढ़ेंगे कि वो चाहती है? मैं ये समझना चाह रही हूं आपसे कि जनता को क्या चाहिए एग्जैक्टली। देखिए, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं या जिस इलाके में ज्यादा सियासी घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है वो घाटी का इलाका है। घाटी के इलाके में ही आतंकवादी संगठन भी सक्रिय हैं और उनसे लगातार पुलिस सेना के जवानों की मुठभेड़ होती है और उनको प्रभावित करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार होती है। घाटी के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के प्रभाव में हैं या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से वो लगातार संपर्क में रहते हैं और उन्हीं के मजबूरी के चलते, उन्हीं के दबाव के चलते कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को उनके हक में फैसला लेना पड़ता है या दिखना पड़ता है। लेकिन वहां की आवाम चाहती है कि भारत सरकार के द्वारा जो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उन फैसलों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोग महसूस कर रहे हैं कि उन फैसलों की वजह से उन्हें पढ़ाई से लेकर आपने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो कि आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, सेना में भर्ती हो रहे हैं। तो भारत सरकार ये मौका दिखाकर जताना चाह रही है कि बाकी देश के अन्य हिस्सों में जिस तरीके से लोगों को अधिकार है, इस घाटी के लोगों को भी अधिकार है। आप कट्टरपंथी ताकतों के आगे झुकिए मत, उनके प्रभाव में मत आइए। तो ये अब अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि अब ये क्या राजनीति चमकाने की कोशिश है या वाकई में कुछ जनता का जो विकास है, भला है, ये लोग चाहते हैं? या बहुत दिन हो गए हैं, क्योंकि हर नेता की कोशिश होती है कि वो राजनीतिक रोटियां सेके, जनता को ये दिखाए कि हम कितने बड़े हितैषी हैं। तो क्या कोशिश क्या हो रही है? क्योंकि 370 का मसला मुझे लगता है बहुत पीछे छूट गया है। बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज जो बैठक हुई उस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अन्य दल भी थे जो वहां के हैं, कश्मीर के हैं, उन्होंने भी उस बैठक में शामिल हुए। लेकिन क्या अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई फैसला उनकी तरफ से लिया जाता है, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से लिया जाता है या उमर अब्दुल्ला की तरफ से लिया जाता है या महबूबा मुफ्ती की तरफ से लिया जाता है, क्या उस फैसले में कांग्रेस पार्टी के नेता भी शामिल होंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जो राष्ट्रीय पार्टी की है वो अलग है और उनके नेताओं की, जो लोकल नेता हैं, उनकी अलग है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि क्या जो लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा को लांघने का ऐलान भी वहां के राजनीतिक दल कर सकते हैं? क्या वो भारत सरकार को सबक सिखाने के लिए या भारत सरकार को ऐसी विपरीत परिस्थिति में डालने के लिए कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं? क्या विश्व फोरम पे, वर्ल्ड फोरम पे वो इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, इस मुद्दे को ले जा सकते हैं इस बिना पर? क्योंकि वो लगातार ये कहते रहे हैं कि जब भारत में कश्मीर का विलय हुआ था उसमें उसी वक्त तय हो गया था कि धारा 370 या विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ की जमीन नहीं ले सकता है, यहाँ पे नहीं बस सकता है। लेकिन उस विशेष कानून को ही भारत सरकार ने खारिज कर दिया या खत्म कर दिया। ऐसे में अब इंटरवेंशन की जरूरत है। जिस तरीके से ये मीटिंग हुई और जब महबूबा मुफ्ती रिहा हुई, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला उनसे मिलने पहुंचे, तो जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के चीफ हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी, एंटी नेशन बताया है इनको, राष्ट्र विरोधी बताया है इन तमाम बड़े नेताओं को। और साथ ही उन्होंने एक इशारा और किया है कि अगर फिर से वही माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो फिर कड़ा एक्शन हो सकता है। यानी कि इस बात को किस तरीके से समझा जाए कि तीनों नेताओं को बंद कर दिया गया, बाहर नहीं आने दिया गया, तो क्या वैसे ही संकेत फिर मिल रहे हैं कि अगर ये एकत्रित हुए, 370 का विरोध किया, तो फिर कहीं दोबारा नजरबंदी ना हो जाए इनकी? धारा 370 को जब खत्म करने का फैसला हुआ था या विशेष राज्य के दर्जे को जब खत्म करने का फैसला हुआ था तो पूरे इलाके में शांति हो, हालात बिगड़े नहीं,
इस बात को ध्यान में रखकर ही वहां के जो बड़े नेता थे उनको नजरबंद किया गया था, क्योंकि घाटी के ये काफी बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से इनकी सक्रियता हाल के दिनों में बढ़ी है, अगर इसी तरीके से वहां के लोगों को लामबंद करने की वो कोशिश करते हैं भारत सरकार के फैसले के खिलाफ, हो सकता है कि केंद्र सरकार को फिर से एक कड़ा निर्णय लेना पड़े और उस निर्णय में नजरबंदी एक प्रस्ताव हो सकता है। और साथ ही बीजेपी की तरफ से इस बात को भी पुरजोर तरीके से रमन हर बार रखा गया है, भले ही फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला या कांग्रेस के नेता कुछ भी कहते रहे हों कि जब से रिमूव हुआ है आर्टिकल 370 तब से घाटी में शांति है, वहां पे पत्थरबाजी नहीं हो रही है, जो अलगाववादी ताकतें हैं वो वहां पर विरोध नहीं कर रही हैं, वो कमजोर लगातार होती जा रही हैं जिस तरीके से एक्शन लिया गया है। साथ ही जो सेना है हमारी, जो जवान है, वो अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को बिना किसी विरोध के ठीक से वहां पर कर पा रहे हैं, तो ये अंतर वहां पर देखने को मिला है। देखिए, जो कट्टरपंथी नेता, उनकी भूमिका उस इलाके में थी, उनके जो फंड्स आ रहे थे बाहर से, विदेशों से फंड्स आ रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़ने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे। भारत सरकार की तरफ से उनको सुरक्षा दी जा रही थी। ये फैसला केंद्र सरकार ने लिया कि हम भारत सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा, जो हमारे देश में आतंकवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। और साथ ही जो एजेंसीज है, उस एजेंसीज ने उनके खिलाफ जांच की कार्रवाई शुरू कर दी और कई नेता अभी जेल के अंदर हैं। और उनके बारे में जो सार्वजनिक की गई जानकारी, उनमें यह भी बड़ा फैसला था कि उनके बेटे खुद विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे इस हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए काफी हद तक लगाम लगाया गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं पर। आप देख सकते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता, जो कि लगातार उल जलूल बयान देते रहते थे, वो लोगों के बीच में एक बांटने की कोशिश करते थे, लेकिन उनको उनकी जगह बता दी गई कि आपकी जगह ये है, क्योंकि उन्होंने इतने गैर कानूनी काम किए थे। अब सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं का लाभ कश्मीर के लोगों तक पहुंचे, वहां के लोग मुख्य धारा में शामिल हों, इसकी कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है। मनोज सिन्हा को वहां पे पॉलिटिकल पर्सन, जो कि राजनीति में जो उनका काम है, संचार मंत्री के तौर पर, रेल राज्य मंत्री के तौर पर, उनको वहां पे राज्यपाल के तौर पर भेजा गया है। यानी कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि वहां के हालात को सामान्य बनाकर वहां चुनाव करवाए जाएं, और चुनाव में जिसकी सरकार बनती है वो वहां पे सरकार की अगुवाई करें। रमन, आप तो कई राज्यों में जाते हैं, आप जनता से बात भी करते हैं, उनसे इंटरेक्ट होते हैं, तो सबका मुझे लगता है, क्योंकि अब अदर जैसे स्टेट है वैसे ही जम्मू कश्मीर है, तो अपोजिशन पार्टियां वहां पर भी हैं, जम्मू कश्मीर भी हैं, तो क्या अब वो टाइम नहीं है कि इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आप जनता के हक की बात करें, जो खामियां पहले रहीं उनको पूरा किया जाए, जनता को आप सुने एग्जैक्टली कि वो क्या चाहते हैं? क्या वाकई में वो 370 का विरोध चाहते हैं वहां पर, या फिर वो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें सिर्फ अब अपने बच्चों की पढ़ाई से मतलब है, जैसे और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बच्चे भी करें, जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा है, वहां पर रोजगार मिले, इंडस्ट्री आए, वहां पर अच्छा उनका जीवन स्तर हो जाए, तो क्या ये जानना जरूरी नहीं हो जाता नेताओं के लिए? देखिए, अभी जिन नेताओं ने विरोध करने का फैसला किया है या जो लगातार बैठकें कर रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी केंद्र सरकार की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। वो लगातार नरेंद्र मोदी का विरोध करती है, बीजेपी का विरोध करती है, और ये जताने की कोशिश करती है कि बीजेपी अपने एजेंडे को हमारे लोगों के बीच में या हमारे राज्य पर थोप रही है, जो कि फैसला सही नहीं है। लेकिन जब तक हालात सामान्य नहीं होते, जब तक चुनाव नहीं होता, तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि केंद्र सरकार की जो कोशिश है, उस कोशिश के समर्थन में कितने लोग हैं, या महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जिस आइडियोलॉजी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उनके समर्थन। तो इसका पैमाना मात्र एक इलेक्शन बचता है, उसमें जनता का मूड पता चलेगा कि किसकी तरफ। लगता है कि चुनाव के दौरान ही या चुनाव के नतीजे से ही पता चलेगा कि केंद्र सरकार के निर्णय के साथ जनता है, या जो ऐसे नेता हैं जो कि अपने फैसले को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर या जम्मू कश्मीर की जनता पर दबाव बना रहे हैं। ठीक है, मैं ये छोटा सा इस पे डिटेल जरूर चाहूंगी ताकि दर्शक भी समझ पाए। ये जो समझौते का बार बार जिक्र हो रहा है, जरा इसके बारे में कुछ आप डिटेल दर्शकों को दीजिए, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि पहले महबूबा मुफ्ती समझौते में नहीं थी, बाद में अब इनको ऐड किया जा रहा है इसमें। देखिए, जिस दिन धारा 370 लागू हुआ था, उससे एक दिन पहले
ये समझौता हुआ था, गुपकार समझौता, जो कि मैंने आपको बताया कि फारूक अब्दुल्ला का जिस जगह पे घर है उसे गुपकार के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस वक्त की परिस्थिति के हिसाब नहीं, क्या सिग्नेचर उसमें क्या लिखा गया था? कई दलों ने उसमें सिग्नेचर किए थे, उसमें एग्जैक्टली वही उसको फिर उठाया जा रहा है। धारा 370 जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए है और राज्य को विशेष दर्जा जो मिला हुआ है वो इस राज्य के लोगों के हितों को ध्यान में रख कर लिया गया था। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद इन लोगों को नजरबंद कर दिया गया। अब फिर से बैठक करके उस समझौते के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि जो समझौता खत्म हो गया संसद के द्वारा, उस समझौते के ऊपर चर्चा करके वो चाह रहे हैं केंद्र सरकार पर दबाव बना के केंद्र सरकार फिर से धारा 370 लागू करे, जो कि लगता नहीं है। आप कह रहे हैं नामुमकिन सा है, बहुत ज्यादा प्रेशर ये लोग बना नहीं पाएंगे। रमन, कोई और बात आपको इंपॉर्टेंट कहनी हो दर्शकों को? देखिए, जम्मू कश्मीर हमेशा संवेदनशील जगह के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की नजर उस पर रहती है। पाकिस्तान वर्ल्ड फोरम पे कश्मीर के लोगों को मुद्दा बनाकर या कश्मीर में भारत सरकार की तरफ से जो कोशिश होती है उसके बारे में गलत बयानी करके ये जताने की कोशिश करता है कि भारत सरकार जबरदस्ती वहां को जम्मू कश्मीर को कब्जा में किए हुए है। लेकिन जब जब भी चुनाव हुए, उस चुनाव के नतीजे से सामने आया कि भारत सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं रहा। जो भी राजनीतिक दलों ने पार्टिसिपेट किया वो उनकी सरकार वहां पे चल। कम से कम जब हम सीमा पर लड़ रहे हैं अपने दुश्मनों से, जो पड़ोसी देश जिस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं हमारी जमीन के लिए, हमारे लोगों के लिए, कम से कम जो इस देश के नेता हैं उनको सोचना चाहिए बोलने से पहले कि कोई ऐसा बयान ना दे कि हमें कमजोर करे और दुश्मनों को मजबूत करें। रमन, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये बड़े नेताओं की बैठक जरूर हुई है और आर्टिकल 370 को लेकर अब देखना होगा, क्योंकि लगातार ये विरोध करते रहे, जिसके चलते इनकी नजरबंदी भी रही। सरकार का ये मानना है कि घाटी में शांति रहे, विकास हो, लोगों को अच्छा जीवन उनकी शैली हो। तो अब ऐसे में जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार का क्या एक्शन रहेगा इन पर, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि संकेत साफ हैं। अगर घाटी का माहौल खराब हुआ, जनता विरोध में जुटी, तो फिर उसी तरीके का एक्शन फिर से हो सकता है जैसे कि पहले सरकार ने लिया है। खैर, ये आगे की बात है। अब तक का अपडेट इस खबर पर यही था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।